और इतनी विचारोत्तेजक बातचीत हो सकती है। और अब हमारे पास समय कम पड़ रहा है, तो खेल के कुछ नियम इत्यादि निर्धारित करना आवश्यक होगा ताकि खेल खेला भी जाए और मैदान हमसे समय की कठिनाई के कारण हम लोग फिर भी खेलना चाहें और मैदान छीन लिया जाए, ऐसा न हो। इससे पहले कि हम शुरू करें, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री श्यामानंद जालान, जो कि पहले से ही विराजमान कुर्सी बचा के बैठा हूं। पहले सत्र के अध्यक्ष सत्र शुरू होने की काफी देर बाद आए थे, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने अपने अध्यक्ष को पहले से यहाँ बैठा रखा है ताकि कहीं ऐन वक्त गायब न मिले। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री गिरीश कर्नाड, श्री मोहन महर्षि, श्री बंसी कौर, श्री विश्व मोहन बडोला, श्री भानु भारती और श्री राम गोपाल बजाज से वे भी कृपया आकर यहाँ स्थान ग्रहण करें। श्री मोहन महर्षि, श्री विश्व मोहन बडोला, श्री भानु भारती, बंसी कौर, राम गोपाल बजाज जो नहीं आते, वैसे इस सत्र का विषय है हिंदी रंग अभिनय, लेकिन पिछले सत्र की अगर कुछ बातचीत अभी बाकी हो तो वो भी की जा सकती है। और ऐसे हुनरमंद यहाँ हो जो पिछले सत्र की बातचीत को इस सत्र में होशियारी से दाखिल करा दें, यद्यपि विषय हिंदी रंग अभिनय ही हो, तो ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहरहाल कुछ प्रश्न विचार के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी टिप्पणी आपको प्रसारित की है, पर आपको इतना वक्त न मिला होगा कि आपसे पढ़ पाए, इसलिए मैं पढ़कर वो सुना दे रहा हूँ। हिंदी अभिनय। हिंदी रंगमंच एक बहुत बड़े अंचल का और अनेक रूपों में सक्रिय रंगमंच है। उस पर अभिनय की क्या स्थिति है, अभिनय की कितनी कैसी विविधता है, इस अंचल में अभिनय की जो शहराती देहाती परंपरा रही है उनसे समकालीन अभिनय का क्या कैसा संबंध है, स्वयं इस अंचल की स्थानीयता से, अनुभवों और भंगिमाओं आदि से की जनपद और भूगोल से हिंदी अभिनय का आज क्या रिश्ता है, क्या समग्रतः कोई हिंदी अभिनय है, क्या बांग्ला या मराठी या कन्नड़ अभिनय है, क्या हिंदी अभिनय अपनी अखिल भारतीयता से इतना आक्रांत है कि वह विशिष्ट रूप से हिंदी अभिनय नहीं रह गया है। हिंदी अभिनय का हिंदी साहित्य, हिंदी लोक रूपों, हिंदी अंचल के संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं से कोई संबंध है। हिंदी रंगमंच खासा प्रयोग धर्मी रहा है। क्या अभिनय के क्षेत्र में भी उतने ही प्रयोग हुए जितने की निर्देशन, दृश्यबद्ध, तकनीकी पक्ष या नाट्य लेखन में? क्या हिंदी अभिनय कुल मिलाकर यथार्थवादी अभिनय ही है? क्या यथार्थवाद की जकड़बंदी से निकलकर जिस तरह से संपूर्ण थिएटर की व्यापक कोशिश रंग शैली के स्तर पर हुई है, उसी तरह की छटपटाहट या कोशिश हिंदी अभिनय में भी देखी जा सकती है? क्या निर्देशक की केंद्रीयता ने एक तरह से तो प्रयोग धर्मिता ने दूसरी तरह से अंततः अभिनय का अवमूल्यन ही किया है? हिंदी अभिनेता के पास आज जितना कौशल रंगाभिनय, गायन, नर्तन आदि का है, क्या उतना पहले कभी नहीं रहा? क्या हिंदी अभिनय इतना विविध और बहुल नहीं है कि किसी तरह का मोटा मोटा सामान्यीकरण हमेशा ही नाकाफी होगा? क्या हिंदी नाटककार में शैली और रूपाकार की, रंग भाषा की समझ जितनी परिपक्व है उतनी अभिनय की नहीं? क्या हिंदी रंगमंच ने हिंदी अंचल की अपार अभिनय संपदा और संभावना का प्रभावशाली और सृजनात्मक उपयोग नहीं किया है? भारतीय अनुभव अभिनय के संदर्भ में हिंदी अभिनय की क्या स्थिति है? क्या हिंदी रंगमंच निर्देशक पर केंद्रित होने के कारण अभिनय की उपेक्षा नहीं तो अवमूल्यन करता आया है? आम रंग रसिकों के बीच अधिक लोकप्रिय निर्देशक या नाटक हैं, अभिनेता नहीं। अभिनय की जो सुविचारित और सुपरिभाषित भारतीय परंपरा रही है उसमें आज के हिंदी अभिनय की क्या जगह है? 20वीं शताब्दी में जो हिंदी अभिनय विकसित हुआ है उसके भावबोध,
और प्रक्रियाओं का विश्लेषण कैसे, किन अवधारणाओं और युक्तियों से किया जाए। दरअसल अंत में जो प्रश्न है उसे एक तरह से हमारे दोनों निबंध लेखकों ने सुबह अपने अपने ढंग से उठाया ही था। बहरहाल ये जो प्रश्नावली मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा उकसाने और दोपहर के भोजन के बाद जो आलस्य छा जाता है उसको दूर करने के लिए श्री श्यामानंद जालान इसका संचालन करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम लोग 4:30 बजे चाय के लिए बाहर जाएंगे। वो 4:30 बजे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद चाय न मिलेगी। तो इसलिए 4:30 बजे हम चाय पीकर फिर वापस आएंगे, फिर देर तक जब तक किसी बने तब तक बातचीत की जा सकती है। खेल का जो नियम अध्यक्ष महोदय को बताना जरूरी है कि चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो समय की सीमा बांध कर उसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा स्पष्ट ही है। धन्यवाद। समय हालांकि काफी समय चूंकि काफी बंधा हुआ है, इसलिए हम 2 सत्रों में बांटते हैं इसको। पहले में कुछ इंट्रोडक्टरी जो यहाँ मंच पर है, खास वक्ता हैं उनके, और दूसरे सत्र में मैंने चाय के बारे में खुली कुछ बात की। ये ठीक है, तो इसका हमारे पास करीबन 1 घंटे का समय है। इसमें एक एक करके कुछ मार्क्स जो हिंदी थिएटर के बारे में है, ये 7-8 मिनट तक से 10 मिनट तक इसकी वक्त आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं गिरीश से अनुरोध करूँगा कि वो आपके सामने। The only reason I speak first is because I have an appointment. When I came today, I wasn't aware of this program. I have an appointment at 4 o'clock, so I have to go in now. So really, this thing on the Hindi theatre, I shouldn't be here. I should speak last probably, only respond to what the others are saying. But since I have to go away, I'll make a few points. Again, I didn't come prepared, so only a few points that occur to me I would like to mention. I would like to take up a remark made by Nemi in the morning when he said, and again repeated by Ashok Vajpayee, that in Hindi theatre today, the emphasis is on the director and not enough on the actor. And as against this, I would like to place a remark which was made to me by Satyajit Ray in 1984 when I was in Calcutta. And Satyajit Ray said to me that now that these serials have started, Hindi serials have started on Doordarshan, and if he's seen what the actors are capable of in Hindi serials, he feels like not making any films in Bengali. He said our Bengali actors are so mannered compared to this fresh crop of Hindi actors. These actors are so good that I don't want to do any Bengali films. Now it's interesting coming from a person like Satyajit Ray, who was into a particular school of acting, certainly, but certainly very sensitive to that. And I think this feeling within Hindi that actors are not being considered important, along with this feeling outside Hindi, that in fact Hindi actors have produced a different school, a different atmosphere of acting, bears to be contrasted and borne in mind. I think the mistake, I always consider it a mistake because I've talked about it in other places. The mistake is to think of theatre in India today in isolation. It's not possible. Because along with theatre, there is cinema, along with cinema, there is television, along with television, there is radio. Well, we are not in the 19th century where the performing arts were the only forms available. We have a whole spectrum of forms which are mutually substitutable. And it was inevitable, therefore, that someone like Manohar Singh or someone like Uttara, when talking of acting, had to talk about it because perhaps the only person who specializes in any of these media is the director. A good theatre director may be a very bad film director. A good film director may not become a good television director. But apart from that, almost everyone else, actors, art directors, script writers, all flow across this particular spectrum of mutually substitutable forms. And ultimately, even the audience which is watching has to choose between watching a particular show on Doordarshan, or on MTV, or on video, or on, or in theatre. Which means that both the time
and the money that's available is available between the forms, and the competition between the forms is inevitable. And I think our history, not just now, but the history of the entire form of theatre itself is conditioned by the availability and non-availability of other forms. This needs to be borne in mind. I'll give only a small example. I don't want to hold forth at length, but this particular assertion that we keep hearing all the time, that Bengalis and Maharashtrians love theatre because they have a living theatre. There's no theatre elsewhere, only in Bengal. I think there's much more to it than just a kind of a genetic taste which they've inherited from their parents. You see, one has to look at the history of how Maharashtrian theatre developed or Bengali theatre developed, and one can see the reason why these two languages have been able to sustain theatre in the last 20 years. Take the example of Bombay, for instance. In the 40s and the 50s, as the film medium emerged, and Marathi films started coming up in Maharashtra, Marathi theatre certainly collapsed. People like Balagandharva in the last few years had no audience, their companies had no audience, and Marathi theatre was really making a comeback. It was coming up, and that was providing the real entertainment. And certainly, I think Marathi theatre would have been finished off by the 40s if it had not been for the partition of India and the Hindi films. With the partition of India, a lot of refugees who came from West Pakistan were very enterprising from Punjab and came into Bombay, and they became the hub of the Hindi film industry. The Hindi film industry became so strong in Maharashtra that the Marathi film industry was driven out of Maharashtra completely. Or even today, for instance, the Marathi film industry cannot come up for the pure and simple reason that the Hindi film industry is very strong. And once the Marathi film industry collapsed, the audience for Marathi entertainment, I think one needs an entertainment in one language, then switched in the 50s to Marathi theatre. So you can see a clear graph that leads the audiences first from Marathi theatre to Marathi films, then as the Hindi films come and they push out the Marathi films, then from the back again to theatre, and now that Marathi television is so good, Marathi theatre is again in trouble. Similar analysis can be done with the Bengali theatre. I'm not going into that. But the fact remains that all these alternative forms and alternative styles of entertainment influence our idea. And as Ashokji was saying, we should look at the folk form, we should look at the other forms, traditional forms. We should also see how our acting is influenced by these alternate forms that are available. For instance, what is this is a problem that no Hindi actor today can afford to avoid. What, for instance, is television doing in acting? I've already provided one comment on it that's coming from Satyajit Ray, that in fact this has changed the nature of acting at all. Am I going on too long? That it has changed the nature of acting in India. But we must, when we're talking of all these texts like acting, we must remember the context, which is that he made it in 1985 and Doordarshan had no competition. Everyone watched the serials. Everyone watched every serial that came on television, so that they seemed to have a unified audience, which is not true anymore. And when you look at television today, there are two things that are known about television and which come up again. One thing is, in television, increasingly, the program doesn't matter. You know, it's a known fact, for instance, that the one quality of television is that the producer sells the audience to the advertiser. So long as there is an audience, it doesn't matter what the program is. It may be a quiz show, it may be an MTV music show, it may be anything. There's a total degradation of the importance of the program, so long as there's an audience that comes and sees, so that the advertiser can be persuaded that this program gets an audience. And very often, a very good play, a very good performance as an alternative at that particular point, a music show, a quiz show, or anything. In fact, the total reduction of the actor, not because his acting is reduced, not because his ability is reduced or the concentration is reduced, but the media itself, in fact, reduces the actor to a commodity. In fact, to something that doesn't matter. That's the one point. And the other point that the television does, which all of us who have acted in television know, is the way the actor has to do one role today, one role tomorrow, the other day. When you do theatre, if you do an Oedipus or if you do Himmat Mai,
You may do 10 shows over 2 months, but you live that role, you develop into it, it does something to you. You become a part of the role. The role helps the actors psychic energy. In film, it's not as much as that, but at least there are 30 days of shooting, 25 days of shooting where you live the role and develop it. As everyone knows, acting in serials, for instance, you don't even know what will happen in the 10th episode. Suddenly you might be told if you're an actor. But actually, the audience response thinks that you are better as a villain. So now we have decided to change this role into a villain. So the actor immediately, in terms of his whatever perception, has to change his role. So the regular notions of what character is, the regular notions of what a graph is lost. And ultimately you have to improvise. It's a kind of impromptu performance almost which goes on. And what price the actor has to pay for doing this all the time. Because that's where money is at the moment. It's something that I think all actors have to bear in mind. And here is one point that I would like to mention that I wish actors like Manohar or others will talk at some point. You see, we all know, and the Western training talks all the time of how to get into it. How psychically you prepare yourself. What do? You come from outside, you come from inside, you study the role, you study the external. But what Indian traditional forms did was to study also how to get out of the role. That it was not just the putting on the mask that was important, it was taking off the mask that was also important, because the actor generates so much psychic energy. If you are doing something like here, or if you are doing something like Oedipus, you are at a pitch where at the end of it, there's just an applause in the Western theatre and you're asked to go back. Now what happens to that energy? I mean, does it destroy you? Does it burn inside you? How do you get out of it? The whole question of Visarjan, which is there in Indian traditional forms, where if you do a Narsim or you do a very powerful role, then you're made to sit down, a coconut is broken, you're gradually taken out of the mask or taken out of the role. And this process, I think, is as important as getting into a role. Simon Callow, who acted Amadeus, who acted the role of Mozart in the London production of Amadeus, in his book on acting says this, that his worst moments have been when he's built a role and it's been beautiful and then there is a tremendous applause. And he felt like crying because that entire mood was broken by that final applause and there was nowhere to go. And this, particularly in television, this is a very serious issue which might affect. I would like to point out that in the West, most good actors never act in television. In fact, the major actors avoid television not because it is overexposure, not because it's very little money, but also because of the psychic wear and tear that television involves. In terms of getting into a role, getting out of a role, getting into a role, getting out of a role, doing something that's ultimately in a kind of trivial communication. Well, I won't go on. I'm not going to go on forever. I would really like to thank Nemiji and Natarang Pratishthan for having invited me here, for having given me a chance. It's been a great pleasure. Before I sit down, I would only like to respond to the comment made by Habib this morning, which was that there is no other, there is no forum has dealt with folk artists. That's true. But no forum has dealt with urban artists also. I think each seminar has a focus and should have a focus, and the focus of the seminar is urban theatre, and the actors are represented by these two very important actors for us. And there's something to be said for focusing on this and making a start. I'm glad the start has been made. A couple of years ago, we had a seminar in Karnataka where one session was devoted to Karan, and that was the first time, D.V. Karan's work, and that was the first time that anyone had considered a director's work seriously. Somewhere these attempts have to be made, and I'm glad that it's been made. I congratulate the Natarang Pratishthan, and I'm very grateful for it. Thank you. But he also prefers the Indian theatre actors and actresses from Bombay and tries to get them as much as possible. Now I shall request Mr. Mohan Maharshi.
Right. The topic of the seminar is so specific to music theatre that we are not in the habit of thinking of in regional terms about theatre anymore, unless one is talking to a very special group of people. We seem to be so much in a free situation, particularly working in the areas that we work, like Delhi, Chandigarh, and all around the areas, that the whole team, part of the team, where there are lots of forces acting upon you and you're constantly interacting with other regional theatres. And since the 60s and the 70s, one has got into the habit of thinking in terms of the national theatre, so that national theatre will be sometimes, but then one is not, in an isolated and integrated way, about the Indian theatre as a whole. But yes, there is, initially I didn't like the subject, I accepted. Little thought while sitting there, I think there is a point. And that point has to do with the nature of the medium itself. The medium demands that when you perform in a certain area, it is the people of that area are the most important thing. I would like to mention one of the things which I have been mentioning to my friends. I would like to take it up, take this opportunity to voice it amongst all kinds of theatre and theatre that Samaj, all our different, in all our theatre making, audiences, the role of the audience has become unimportant. Not in plays, seats or fails. Who decides it? How is it decided? The whole dynamics of the theatre, I think, depends on the actor's chemistry as is. I'm very happy that Pratishthan has taken up these two good actors, very fine actors, as an example. Because we have all been paying lip service to the fact that this medium belongs to the actor, it is an actor's medium, but ultimately it depends entirely on spectator-actor chemistry. But we hardly realize the implications of this. This may look a very simple kind of a statement, but its implications are deep. That means that an actor, before making his gesture, before making his appearance, or very appearance on the stage, before even opening his mouth on the stage, before making any vocal or physical gesture, has to think of the audience for which he or she is performing. Because the audience is the spectator is one of the most important and fundamental ingredients of the theatre. Now, from the whole judgment process, from the whole process of making theatre, I think somehow this entity called a fundamental entity of the theatre, spectators, process has been reduced and it has been constructed in such a manner, even in the minds of those people who regularly and continuously make theatre. When we make theatre for specific people, for the people who come and see it. I don't want to mention it, there's a lot of theatre which is being made as an exercise in a closed room, where it is then made for export or something. Locally, some of our most well-known directors don't hold any attention or any kind of local audiences, which is so important for actors. I think this question, in that context, I think one can theatre because then it becomes language, the question of language comes in, the question of culture comes in. Now, for example, as we saw अब मैं विश्व में मोहन बड़ोला उनसे आग्रह करूँगा वो कुछ कहें और खासकर बड़ोला जी हिंदी के बहुत सशक्त अभिनेता हैं
और इस बारे में वो और अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकेंगे। मैं गिरीश कार्नाड और मोहन महर्षि की दो बातों से सहमत हूँ। पहली बात, गिरीश ने वैसे तो बम्बई के क्षेत्र संदर्भ में कही, वहाँ स्वतंत्रता के बाद जब क्षेत्र जगत में सूखा पड़ गया तो पंजाब पार्टीशन के बाद जो लोग वहाँ आए उन्होंने बिल्कुल यही स्थिति दिल्ली में भी थी और हम अपने फर्ज से मुकर जाएं अगर हम उन लोगों को जो पार्टीशन के बाद यहाँ दिल्ली में आकर के ग्रहण किए वो शुरू किया, उससे पहले दिल्ली में रंगमंच की कोई स्थिति नहीं थी। इस बात से हम लोगों को भी माननी चाहिए, इसमें कोई अच्छा नहीं है। दूसरी बात तो जो मोहन ने कही वो दर्शकों की बात। मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने के 60वें दशक में और 7वें दशक में और 6वें दशक में यहाँ थिएटर से काफी संबंध रखा, हमसे दर्शक। आज तक हिंदी जगत की थिएटर की ये स्थिति क्यों है कि कोई भी ग्रुप अगर बनता है तो 2, 4, 5 साल समग्र रूप से चलने के बाद, सम्यक रूप से चलने के बाद फिर देखा जाता है। इसमें बहुत से सवाल उठ सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि थिएटर में पैसा कहाँ है। मैं आज भी मानता हूँ, तभी मानता था कि अगर आपको थिएटर करना है तो कुछ समय के देयर मस्ट बी एन एम्बार्गो ऑन अर्निंग मनी फ्रॉम थिएटर। ये संभव नहीं है और इस सत्य से साक्षात्कार करने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज स्थिति ये है कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से चाहे वहाँ की ग्रेजुएट्स पैदा कर लीजिए या कहीं कुछ कर लीजिए, एक एक्टर कितना ही सशक्त एक्टर हो उसके पास कोई जरिया नहीं है कि वो एक कंफर्टेबल लिविंग अर्न कर सके। और अगर आप एक एक्टर के आत्मसम्मान को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव नहीं है। उसको जाना पड़ता है टेलीविजन की तरह कैसे दिखेगा। मैं उनको कसूर नहीं देता, हमारे स्वर्गीय हैं अब ओम शिवपुरी, वो एक कसम खा के गए थे कि साल में एक बार एक नाटक को जरूर करें, और हम जानते थे कि उनके संभव नहीं होगा क्योंकि जिस सिस्टम में हो जा रहे हैं वो सिस्टम उनको इतना समय नहीं देता, उनको इस बात की इजाजत नहीं। लेकिन ये सवाल तो पहले भी थे, आज भी। मैं बहुत अरसे से देखता आ रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे दर्शकों की बात करते हैं। शायद ये आजकल आदत बन गई है कि जब दर्शकों की बात करें तो हम कुछ दार्शनिक हो जाते हैं कि दर्शक भी होने चाहिए, दर्शक नहीं होने चाहिए। दर्शक की अपनी आर्थिक भी समस्या है। एक अंदाजा आप लगाइए कि यहाँ पे शाम को एक क्षेत्र का कोई प्रदर्शन होता है, उसके बाद आप कहाँ से उम्मीद करेंगे कि लोग आए? 9, 9:15 बजे खत्म हुआ, उस आदमी को या जो अपने बच्चों के साथ थिएटर देखने आएगा उसको घर पे वापस जाना, तो घर जाने का साधन क्या है? मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ पे जो लोग शौकिया थिएटर देखने की जो आते हैं या कभी गरज से आ जाते हैं वो उसके बाद कसम खा लेते हैं कि हम दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि मंडी हाउस पे 9:30, 9:30 के बाद जो भीड़ लगती है बस करेंगे, वो एक बहुत दर्दनाक दृश्य होता है। लेकिन शायद ये सब चीजें समस्याएं जो है थिएटर की, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेसिक समस्या है जो कि इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, वो एक दर्शकों की एक ऐसी समस्या है जो कि काफी हमें साथी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर 60 में और 70 के समय वापस जाना चाहता हूँ जबकि दर्शकों की एक दर्शकों का एक वर्ग बन गया। आज वो दर्शक वर्ग क्यों नहीं बना है, इसके कारण क्या है? मेरा अपना मानना यह है कि सिलसिलेवार हमारे पास एक तो नाटक लिखने वालों की कमी है जो हमको प्रेरित करें, जो हमको उत्तेजित करें। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है हमको। मैं ये नहीं कहता कि हमें दूसरी भाषा में नाटक नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस भाषा में आप नाटक कर रहे हैं उस भाषा में अगर नाटक नहीं लिखे जाए और अगर उस भाषा में नाटक नहीं लिखे जाते हैं तो फिर आप नाटक कर नहीं सकते। कितना आप ट्रांसलेशन करेंगे, किसके साथ ट्रांसलेशन करेंगे? दूसरी बात यह है कि इसके चलते, जैसे मोहन ने भी कहा कि ट्रेनिंग वाली बात, इसके
इसके चलते सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो ये है कि भाषा के ऊपर लोगों का अधिकार हटता जाना है। जैसे अभी करीब साहब का ये था जो के साथ अभिनय हो रहा है, किसी भाषा के साथ अगर ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। इन सब के चलते एक जो आज के ज़माने में जो समस्या उभर रही है वो ये उभर रही है कि आप अगर एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, थिएटर की एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन सी ऐसी एजेंसी है जहां आप अपनी मन की इच्छा पूरा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें जो बेस है इसको वाइडन करना बहुत जरूरी है, और इसको वाइडन करने के साथ साथ हम लोगों के साथ एक और बात भी होनी चाहिए, वो ये कि जो विभिन्न भाषाओं के विभिन्न प्रदेशों के लोग जो यहाँ पे आकर थिएटर कर रहे हैं उनके बीच में एक समझ भी होनी चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सेंसिटिव हैं, इसके बारे में सोचते हैं। श्री राम गोपाल बजाज आपके सामने विचार। आप लोगों को नमस्कार करता हुआ ये नहीं कह सकता कि मैं कोई विचार रखूंगा। कुछ प्रश्न मेरे मन में जो होते रहे हैं अभिनय को लेकर के, वो आपके सामने आपके साथ उसमें शिरकत करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई अभिनेता या कि जो प्रदर्शनकारी कलाकार है वो किसी विशेष परिवर्तन के लिए ऐसा करता है। ये उसकी मूल वृत्ति है शायद कि जो भी कुछ है और जैसा है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, और इसलिए वह या तो अभिनय करता है, और किसी भी रचना की प्रक्रिया का शायद ये स्वरूप है कि जो कुछ जैसा जीवन में है उससे कुछ घटा करके या कुछ बढ़ा करके वह देखता है, रचना कहने का साहस करता है। क्योंकि जीवन में जो कुछ है और प्रकृति में जो कुछ है वह यूं का त्यों रख देना रचना नहीं। और इसी कारण अभिनेता या कलाकार की वृत्ति में कहीं न कहीं कुछ नियमों को न मानने वाली अनुशासनहीनता हो। इस दृष्टि से उत्तम इच्छा जीवन की अभिनय का मूल स्रोत है। यदि कोई भी सामाजिक मात्र एक जीवन और एक तरह की भूमिका जो कि उसे जीवन में समाज ने दी है उससे संतुष्ट है तो वो कुछ भी हो सकता है, अभिनेता नहीं हो सकता। अभिनेता संभवतः वह है जो एक जीवन में बहुत सारे जीवन जी लेना चाहता है, जो एक समाज में तरह तरह के समाज की कल्पना करता है। इस दृष्टि से यदि देखें तो हम पाएंगे कि हमारे आधुनिक समाज में एक मौलिक परिवर्तन जो दुनिया के सिकुड़ने से हुआ और हमारे स्वातंत्र आंदोलन के समय के बाद जो औदात्य की अवधारणा में परिवर्तन हुआ या औदात्य का अस्वीकार हुआ, मैं सब्लिमेशन की बात कर रहा हूँ या आदर्शों की बात कर रहा हूँ या वह बात कर रहा हूँ कि कोई सामाजिक परिवर्तन हमारा मौलिक उद्देश्य एक तरफ मैं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अपने से हुआ यह है कि एक तरफ विशेष कालखंड में जी सकने वाली वृत्तियां हैं और बावजूद उसके ऐसी कलाएं हैं जिसको समसामयिक अपने विषय की दृष्टि से होने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ अभिनय का प्रशिक्षण ले लें, नाटकों का प्रशिक्षण ले लें, एक आयु के बाद, चाहे वो 18 की आयु हो, 20 की आयु हो, 22 की आयु हो, यूनिवर्सिटी के का जो जनरल माहौल है उससे टूट करके या उससे छूट करके आए हुए लोग रंगकर्म में
आते रहे। दूसरी तरफ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत सिद्ध हैं परंपरा से, लोकवृत्तियों के कारण, लेकिन आधुनिक शिक्षा, आधुनिक समाजशास्त्र अथवा विज्ञान या कि एक सारे विश्व जगत का ज्ञान और उसके प्रति कोई अवधारणा बना सकने की उनकी क्षमता का विकास नहीं हुआ है। तो एक परिवर्तनशील समाज में जहां विकास की हम बात करते हैं, इन दोनों में जोड़ हो सकना चाहिए था कि जब हम 20, 25, 30 साल के हो जाते हैं, फिर हमारे स्नायु, हमारे तंतु, हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सोचते तो ऐसा हैं, लेकिन उनका शरीर और उनकी वृत्तियां उनके बस में नहीं। इन दोनों में जोड़ होने के लिए आवश्यक था कि जिस तरह से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए या सैनिक बनाने के लिए ऐसा तो हुआ कि आप नौजवान या छोटे बालकों को किशोर अवस्था से पहले भी लें और उन्हें इसकी तैयारी करवाएं, लेकिन एक आधुनिक अभिनेता जिसे भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र सबकी शिक्षा भी हो और साथ साथ विधिवत उसका प्रशिक्षण उसके स्नायुओं का और उसके मानस का हो सके, इसका जोड़ हमारे यहाँ अभी तक नजर नहीं आता है। इसका कोई निदान निकल सकना चाहिए। दूसरी तरफ साथ साथ जब सिनेमा या कि टेलीविजन जो भी कुछ आया है, इसमें कुछ अभिनेता चले जाते हैं तो उंगलियां उठती रही हैं कि फलाना सिनेमा में चला गया या फलाना टेलीविजन में चला गया, और दुर्भाग्यवश ये आक्षेप हिंदी क्षेत्र के अभिनेताओं को सहना पड़ा है, क्योंकि उसका दर्शक वर्ग जैसा भी है वो हिंदी क्षेत्र में है, जबकि हिंदी सिनेमा या कि हिंदी टेलीविजन भी अधिकतर बम्बई में बनता था। भानुभारती उनसे अनुरोध करूंगा कि एक आवश्यकता को यहाँ सबने स्वीकार किया है, वो है कि अभिनेता के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, वह चाहे अनौपचारिक हो या औपचारिक। और जब हम लोक रंगमंच की बात नहीं कर रहे हैं तो प्रशिक्षण, एक औपचारिक अभिनय प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं। तो आधुनिक रंगमंच में, खासतौर से हिंदी के आधुनिक रंगमंच में जो प्रशिक्षण की स्थितियां बनी, उसके लिए हमारे पास कोई तैयार शुदा प्रशिक्षण पद्धति नहीं। और जैसा मोहन राशि जी ने कहा कि जब कोई रंगमंच ही नहीं है, जब हम ये नहीं मालूम कि एक निश्चित रंगमंच निश्चित स्वरूप के साथ जब मौजूद नहीं है, तो फिर उस रंगमंच की और उस रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता की आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, ये भी पता कर पाना दुष्कर। लेकिन जहां एक और ये कठिनाई है, मैं ये मानता हूं कि हिंदी का ये सौभाग्य रहा है कि हिंदी में विभिन्न प्रांतों और बोलियों का इतना इंटरैक्शन संभव हुआ, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी जो काम हुआ, वहां उत्तरा एक खास संस्कार लेकर आती हैं, मनोज सिंह एक अलग और एक विशिष्ट संस्कार लेकर वहां आते हैं। इसी तरह से तमाम प्रांतों से लोग वहां विभिन्न संस्कार, विभिन्न कल्चर, भाषा के, शारीरिक एक्सप्रेशन के और इमोशनल लेवल्स
इतने इतने सारे, और जहां आकर के इंटरेक्ट करते हैं उससे जो संभावनाएं खुलती हैं। यही कारण है कि हिंदी में जितना प्रयोगधर्मी कार्य हुआ और जितने नए नए प्रयोग हिंदी में नाट्य प्रस्तुतियों में, रंगमंच में हुए, वो दूसरी भाषाओं में शायद संभव नहीं हो पाए। और जब कर्नाटक कहते हैं कि सत्यजीत बाबू को ये लगा कि हिंदी में जो प्रतिभा है अभिनेताओं की, वो बंगाली में नहीं है, बंगाली की जो एक्टर्स हैं वो मैनर्ड हो गए हैं और उस मैनरिज्म को तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो हिंदी में आप कार्य कर पा रहे हैं, मैं स्वयं व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के और वो भी लखनऊ में जाकर काम करता हूं और थोड़ा दूर कानपुर में जाकर काम करता हूं, तो मुझे दो अलग तरह के अभिनेताओं से साक्षात्कार होता है। फिर हिमाचल में जब आप जाते हैं, पंजाब में जब आप जाते हैं, राजस्थान में जब आप जाते हैं, तो ये इंटरेक्शन विभिन्न बोलियों, विभिन्न संस्कारों, विभिन्न कल्चर्स का जो हिंदी में संभव हो पाता है, उस रूप में दूसरी भाषाओं में नहीं हो पाता। लेकिन फिर हम हिंदी की बात करते हैं तो मुख्य धारा की बात हमें करनी होती है और हमें ये परिलक्षित करना होता है कि क्या हिंदी अभिनय कोई मुख्य धारा है, कोई हिंदी अभिनय पद्धति जैसी कोई चीज है। तो कहना पड़ता है कि मुख्य धारा रंगमंच की जिसे हम माने, वो अभी तक अपने पूरे लक्ष्य के साथ तैयार नहीं है, एक फ्लूइड स्थिति है। और रंगमंच और सिनेमा ने उसके सामने और भी विकट समस्याएं खड़ी कर दी। इससे पहले ये हिंदुस्तान का ही हुआ है कि दूसरी जगह, दूसरे देशों में रंगमंच पहले से स्थापित था, उसकी मुख्य धारा वहां बन चुकी थी और उनमें परिवर्तन, संशोधन जो भी हो रहे थे, उनका पूरा एक निरंतरता के साथ एक इतिहास था जो हमारे देश में नहीं हुआ। और हिंदी में तो और भी स्थिति विकट हुई। यहाँ पर आधुनिक रंगमंच हिंदी में कोई अपना स्वरूप बना पाता, उससे पहले ही उसे सिनेमा और उसके बाद टेलीविजन से सामना करना हो और उसका संस्कार बने उससे पहले टेलीविजन और सिनेमा के संस्कार से उसे दो चार होना पड़ा और वो भी एक समान स्तर पर नहीं, बराबरी के लेवल पर नहीं, बल्कि छोटे बड़े के लेवल पर। और छोटा बड़ा इस सेंस में कि जो साधन, जो पैसा सिनेमा को उपलब्ध था या टेलीविजन को उपलब्ध है, वो यहाँ हिंदी में रंगमंच को कभी उपलब्ध नहीं। तो इससे पहले कि यहाँ पर अभिनय, रंगमंच के अभिनय का कोई स्वरूप बने, उससे पहले उस स्वरूप को तिरोहित करने वाली शक्तियां बहुत अधिक आ गया कि सिनेमा और टेलीविजन, रंग और रंगमंच आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो आपस में एक दूसरे से ग्रहण तो करते हैं, उनके बीच आदान प्रदान तो होता है, जैसा किन्हीं भी आर्ट फॉर्म्स के बीच में होता है, जैसा कविता और रंगमंच के बीच में होता है। लेकिन
सिनेमा का अभिनय या जिसकी ओर गिरीश कर्नाड ने इंगित भी किया, जो टेलीविजन का अभिनय, जहां स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली स्थिति है, उस अभिनय और रंगमंच के अभिनय में और रंगमंच और सिनेमा में मूलभूत फर्क हैं। और अगर उस फर्क को नहीं समझा गया, उसको नहीं रेखांकित किया गया, तो रंगमंच केवल एक वो अपना कोई स्वरूप, न सिर्फ वो अपना कोई स्वरूप नहीं बना पाएगा, बल्कि वो एक स्टेपिंग स्टोन जैसी स्थिति में रह जाएगा कि जहां आपने थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेस की और एक तैयारी की, जो सिनेमा के लिए भी आपको जरूरी है और टेलीविजन के लिए भी जरूरी है। सीमित तत्वों को, हिंदी क्षेत्र के खास मुद्दों को उठाया है। मुझे खेद है कि मुझे उन्हें कहना पड़ा 10 मिनट समय और है, घड़ी पास इसलिए मैं इस सत्र को समाप्त करने के लिए हाँ इसीलिए मनुष्य मनुष्य और अनुरोध करूंगा। ऐसा होता है चाय पीने से मैं दरअसल हिंदी इलाके की बात ज्यादा करूंगा। हम जब भी हिंदी अभिनेता की बात करते तो हमारी नजर अक्सर दिल्ली पर टिकती है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ अखबार है, तो जहाँ का अभिनेता जिसकी बात अक्सर होती है। हमारी मतलब हिंदी को भी हम आखिर में दिल्ली के दायरे तक ही जोड़ते हैं, तो दिल्ली से बाहर हम नजर आते हैं। मैंने कुछ इलाकों में कुछ इस तरह के अभिनेता देखे हैं पिछले 10-15-20 वर्ष में। यह बात है कि शायद इतने बड़े अभिनेता नहीं हैं जितने कि दिल्ली में संभव है, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है और एक खास ट्रेनिंग भी है, और जिस तरह के अभिनेता की हम कल्पना करते हैं जो कि ट्रेंड है वो दिल्ली में ही संभव है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे लौटे, एक जमाना था, मतलब जमाना जिसमें पहले जमाना था 15 साल ही हो जाते हैं, कि 10 वर्ष पहले लखनऊ अनट्रेन्ड एक्टर्स से बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स थे, और जो एक तरह की अपनी शैली विकसित कर रहे थे, क्योंकि वो वैसा एक्टर थे जो अचानक एक दौर आया था जब इन एक्टरों को ये लगा था कि जो उनके वहाँ ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे और उनका एक्सपोजर जो कुछ भी था या तो हिंदी सिनेमा था, लेकिन पीछे लौटना उनके लिए इसलिए संभव नहीं था जो जिस समाज से आ रहे थे वहाँ नौटंकी या धर्मचक लीला या रास से अगर कुछ सीखते तो एक तरह से ये हो जाता था कि बहुत ही भांडगिरी है, बड़ी नकार हो गया है। लेकिन करीबन 10-15 वर्ष पहले मुझे लगने लगा था कि नहीं, अगर लखनऊ के भान से एक अभिनय पद्धति सीखी जा सकती है, वापस लौटा जा सकता है, तो वापस लौटने लगा था वो। तो जिसमें हम लोग जैसे एक्सप्रेस लखनऊ में या प्रदेश बंधु जैसे या मिश्रा जी लखनऊ में थे, इस तरह के मेरे बहुत सारे नाम होंगे। इसी तरह आप ग्वालियर जैसे इलाके में जहाँ नाना रविंद्र जैसे भी हैं, अब दिक्कत तो ये है कि इलेक्ट्रों के पास शहर की इसलिए भी इनके पास जो कुछ भी थोड़ी ट्रेनिंग थी और ग्वालियर तरफ की शहरी विकसित हो रही थी, वो इस वजह से भी हो रही थी, इस वजह से नहीं वो किसी ड्रामा स्कूल से ट्रेन थे। एक तो मैंने पीछे देखना शुरू कर दिया था, पीछे मुड़ कर देखना शुरू किया था, उनके लिए गुलाबाई का की एक्टिंग देखना भी एक तरह से एक क्या कहते हैं एक असर बने कि ये भी एक तरीका हो सकता है पीछे मुड़कर देखना। दूसरा शायद ये भी एक वजह है कि जैसे कि एक्टर को जब वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है तो आपको ऐसी बहुत सी चीजें जो उससे मैकेनिकल होने से बचाती है।
तो बचाते लोग उसकी अपनी सोशोलॉजी, क्योंकि अभी भी हिंदी का या हिंदुस्तान का हर एक्टर अपनी सोशोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब भी उसे लगता है कि मैं रुक गया हूँ करूँ कि मैं कहाँ से चीजों को अपने जहाँ उसे लगता है रुकाव है, जैसे कि सुबह मगर भी कह रहे थे कि जब वो उम्र तय कर रहे थे अक्सर एक दूसरे में वापस लौटना पड़ा जब कि अपनी माँ की बात कर रहे थे वो। तो अभी भी किसी हद तक हिंदी का एक्टर अपनी सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने इलाके से वो कहीं करने के लिए नहीं जुड़ा हुआ हो अपने ट्रेडिशन से, लेकिन इस हद तक अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है अक्सर उसको मैकेनिकल होने से बचाता भी है, और वो इसीलिए शायद एक्टर में होकर परफॉर्मर हो जाता है। क्योंकि शायद जब भी आप बहुत ही मैकेनिकल फील करते हैं एक्टर की एक्टर्स, तो मुझे लगता है तो ये कहना तो मैं एक्टर हो गया हूँ ना कि परफॉर्मर हो गया हूँ। क्योंकि शायद इन जगहों पर जैसे हम हिंदी के इलाकों में छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं, एक्टरों को देखते हैं, तो मुझे अक्सर ये लगता रहा कि वो परफॉर्मर्स हैं ना कि एक्टर्स हैं, जबकि उन्हें दोनों होना चाहिए था। क्योंकि एक्टर होने का मतलब भी होता है कि वो एक परिपक्वता हासिल करता है, कहीं से वो ट्रेनिंग लेता है, और क्योंकि मूलतः वो परफॉर्मर तो है ही है, क्योंकि वो या तो अपने आसपास से जुड़ा हुआ है या पीछे मुड़कर देखता है, या एक छात्र की इंस्टिंक्ट उसमें जिंदा है, और जो संभवतः दिल्ली जैसे शहर में संभव नहीं हो पाती है क्योंकि हम कहीं करते भी हैं। ये प्रॉब्लम शायद किसी विदेशी एक्टर के साथ भी होती होगी, जो एक तरह से अपनी सोशोलॉजी से कर जाता है, इतना मैकेनिकल हो जाता है कि उसको कभी कभी इतनी घुटन महसूस होती है, क्योंकि उसको न वापस लौटने की कोई जगह मिलती है, या कहीं सभी को ऐसी जगह तो चाहे किसी भी करीब जो आदमी चले, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई और भी काम करता हो, कि एक पड़ाव चाहिए उससे, या पीछे की ओर या आगे की ओर। इसलिए ये हर बार लगता है कि हिंदी में दरअसल जरूर क्या है कि एक्टरों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे का काम नहीं हो देख पाते हैं, जिससे संभावना हो सकती थी कि नई शैली को विकसित करने की। क्योंकि आदान प्रदान जो जब भी हुआ है वो डायरेक्टर्स का हुआ है या प्ले राइट्स का हुआ है, लेकिन एक्टरों का आपस में कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं हो पाया है। दूसरा चीज हम जब भी कहते हैं कि एक्टर की पहचान, हम जब एक्टर की पहचान जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एक्टर की पहचान का मतलब ये होता होगा कि कितने लोग उसे देख रहे हैं, संदर्भ वही होगा ना पहचान का, कि कितने लोग उसको जानते हैं। जबकि जब बांग्ला या मराठी से हम उसका कंपेरिजन करने लगते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि आजादी से पहले आजादी से जितने भी लोग जुड़े हुए थे दूसरे इलाकों में वो सोशल लीडर्स थे, तो सोशल लीडर हर बार पर्सनली इंक्लाइन होता है, और वही लोग बाद में पोलिटिकल लीडरशिप में भी आ गए थे। जैसे तिलक जैसे लोग जो कि सोशल लीडर थे, जो कि कल्चरली बहुत इंक्लाइन थे, वो अक्सर कहते थे लोगों को कि आप थिएटर देखिए, आप संगीत सुनिए। अनफॉर्चुनेटली हिंदी बेल्ट में कभी भी ऐसी कोई सोशल लीडरशिप नहीं आई जो पॉलिटिकल लीडरशिप में बदली हो। इसी वजह से संभवतः हमारे यहाँ एक तरह से ऑडियंस भी कभी नहीं बन पाए, कि हर बार जब भी अभी भी हाल में भी जब भी कोई लीडरशिप आती है वो शुद्ध पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो सोशल लीडरशिप नहीं होती है। अगर सोशल लीडरशिप होती तो एक तरह से असर तो डालती है अभिनेता पर भी, लोगों पर भी, उसमें कल्चरली इंक्लाइन होती है, इस वजह से शायद वो एक तरह से ऑडियंस बनने की भी बात होती है। मैं ये खत्म करूँगा। दस मिनटों के लिए प्रस्तावित करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही आ जाए तो बुरा उतारिए कि मुझे भी करना है तो ऐसे करो। शुरू करते हैं या शुरू करते हैं?
अब इस आयोजन का अंतिम स्तर हमारा प्रकरण है। और जैसा कि मैंने आपको आगाह किया था कि मैं शुरू में ही बोलूँ, उसी में मुझे ज्यादा सेफ्टी मालूम। मैं बंगाल में रहकर भी हिंदी रंगकर्म, हिंदी अभिनय, इसका पिछले 50 वर्षों का साथ रहा। हमारे गुरु थे पंडित नटवर, उनके पहले फारसी शैली के अभिनयों की सारे हिंदी क्षेत्र में चलन था। उसके बाद 1918 के आसपास कभी कलकत्ता क्षेत्र में पंडित महाराज शुक्ल, इन्होंने एक नए रंगमंच की स्थापना की, जो कि वो फारसी शैली से हटकर हिंदी में नए साहित्यिक नाटकों की और नाटकों की, हरिकृष्ण देवी के नाटकों की, इन सब नाटकों का मंचन किया है। उस समय निर्देशक नहीं होता, अभिनेता होता। निर्देशक जगह जगह मास्टर होता था, जो कि एक्टिंग करने की शिक्षा दिया करता था। हमारे नटवर जी स्काउट मास्टर थे, न्यू थिएटर में डायलॉग बड़े सशक्त अभिनेता थे। उनका अभिनय आज के हमेशा ये सभी जो नाटक में, रंगमंच में क्षेत्र में काम करने वाले आए, तो सभी काल जिसमें कि फारसी अभिनय कला से हटकर आधुनिक अभिनय कला या खासवादी अभिनय कला, पाश्चात्य को अनुकरण करती हुई अभिनय कला, इसके बीच का दौरान जो रहा है, उस दौरान के साक्षी से कार्यकर्ता थे। और इनमें भी कहीं यथार्थवाद की बहुत बड़ी खोज थी कि वो अपने को शैली बदलता से हटाकर, उस स्टाइलाइजेशन और फारसी एक्टिंग से हटाकर वो रियलिस्टिक एक्टिंग की ओर आना चाहते थे, और उसके बीच में पड़ाव में थे। इनमें भी जैसे कि आप नाटकों के चयन से आपको मालूम होता है, विजय राय के हिंदी नाटक, हरिकृष्ण देवी के हिंदी नाटक, इन नाटकों की जो भाषा है उसी के अनुरूप वो अभिनय भी होता है और सशक्त अभिनय होता है। तो समय निर्देशक कोई चीज है, कोई खास चीज है, ये नहीं था। प्रॉम्प्टिंग पर नाटक चलता था और खड़े होकर प्रॉम्प्टिंग में ज्यादा होता था तो बोलते थे कि जैसे मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ वैसे और वो आधा दफा में खड़े होकर अभिनय कर देते थे। और आपका काम यही होता था कि इसको आप उसी तरीके से स्टेज पर वो एक बात दोहराएंगे, उस बात दोहराएंगे। उसके बाद हमने 1950 के आसपास कुछ पाश्चात्य मैंने ब्रिटिश सामाजिक सतरुण और सीख के आए थे, उनके साथ काम करना शुरू किया। तो हमने पाया कि उनकी अभिनय शैली, इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि जहाँ ट्रेडिशनल एक्टिंग स्टाइल है और जहाँ एक्टिंग स्टाइल नहीं है, वहाँ अप्रोच कैसा हो, जो कि आज के हिंदी रंगकर्म में हिंदी अभिनय शैली के लिए अर्बन थिएटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बार बार उभर कर सामने आती है। वो ये आती है कि तरुण वयस से हम लोगों ने रियलिस्टिक एक्टिंग उन्होंने हमें सिखानी शुरू की। साथ ही में उस पर लक्ष्य दिखाई देते रहे, हालांकि वह ब्रिटिश थिएटर में थे उस समय, और कम्युनिस्ट भी दिखाई दे रहे जो कि बंगाल थिएटर में थे और जो रविन्द्रनाथ के नाटकों से जुड़े हुए थे। और जो हालांकि बंगला थिएटर से उस समय का जो कमर्शियल उसकी ट्रेडिशन थी, उसके सब्जेक्ट मैटर्स थे, उनसे अलग हटकर नए सब्जेक्ट मैटर्स की तलाश कर रहे थे। लेकिन हमने देखा बार बार कि अभिनय शैली में उनकी प्रेरणा का स्रोत थी, उनके सोर्सेज थी वही स्टाइलाइज लिरिकल, जिसको आज हम मैगजीन के ट्रक करने का ट्रेडिशनल जगहों की मानते हैं वो। तो हमारी व्यवस्था है कि अभिनेता कैसे प्रभाव है, अभिनेता को वहां पर खड़े होकर रंगमंच पर दर्शकों का
मुकाबला करना पड़ता है। हम लोगों ने जो चीज कर रहे थे, घूम रही है सुस्त निरंतर आवर्तन में बड़ी चल रही, अर्थव्यवस्था चेतन चेतन का संभाग, एक शब्द इसके बदले नहीं, कानपुर के दुकानदारों के सामने बैठ कर नाटक कर रहे तो अभिनेता को कम्युनिकेशन की शैली की तो हमने शुरू कर दिया, घूम रही है सृष्टि निरंतर आवर्तन में बदली चल रही, अस्त आकाश चेतन चेतन का संभाग, क्रांत क्रांत में बहुत क्रांत हूं, दूसरी कविता थी बैठ गए, क्रांत क्रांत में बहुत क्रांत हूं, मन में डर लगा घर को क्रांत होता है। तो ये अभिनेता के सामने होता है, वो अभिनेता अपने तरीके से उसको हल करता है। रियलिस्टिक एक्टिंग में साहित्य जहां बहुत अच्छा होता है, वहां फिर भी सारा भी जाता साहित्य का, लेकिन अभिनेता के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, गला है जिसमें 3 सप्तक या 3 सप्तक नहीं तो कम से कम 2 सप्तक की तो रेंज है, उसका इस्तेमाल वो रियलिस्टिक एक्टिंग में यदि मनोहर है कि कल की स्टाइलाइजेशन है तो भी 5 नोट 4 नोट 3 नोट यदि में बना रहता है रियलिस्टिक स्टाइल, तो कितनी देर तक एक साधारण दर्शक को काम कर रहा है। तो हिंदी अभिनय श्रेणी जो अभिनय शैली जो हिंदी मंच पर आई और ये जो ट्रेडिशनल जिसको कि सत्यजीत रे ने कहा, मृणाल सेन ने कहा, ये मैनेजमेंट्स हैं, तो मैनेजमेंट्स तो है क्योंकि मंच तो अभिनेता था। आज हिंदी रंगमंच पर आपको निर्देशक दिखाई दे रहे हैं, बंगाल रंगमंच पर हर एक निर्देशक अभिनेता, मराठी रंगमंच पर हर एक निर्देशक अभिनेता, ज्यादातर हिंदी रंगमंच में ज्यादातर निर्देशक अभिनेता नहीं। तो उस अभिनेता को जो दर्शक के साथ एक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना पड़ता था, उसमें उसने रियल का इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैं मैनेजर नहीं कहूंगा, मैं शादी पर था, हालांकि कई तरीके से कई तरह से सामने आती है, तो उसको मैं अनाउंस कर रहा था। तो हमने देखा कि बंगला रंगमंच हमें प्रभावित नहीं कर पाया, हम नहीं सीख सके समुदाय से हमने सीखी तो निष्ठा निर्देशन अन्य कला नहीं सीख पाए। और ये आप समूह मित्रा को ही छोड़ दीजिए, मित्र को ही छोड़ दीजिए, उत्तर दर्शकों भी लीजिए, उनमें भी आपको शहरी बद्धता मिलेगी, क्योंकि वो भी हजार आदमियों के सामने 10 वर्षों तक निर्वाह किए करने टिकट बेच के नाटक करते रहे और इसका इतनी परवाह थी कि नाटक में दर्शक रंगशाला में दर्शक आ गए नहीं, और जब दर्शक ने आना बंद कर दिया उससे छोड़ दिया। और फिर आके उससे ग्रस्त करने लगे कि राणा के तब तक काफी पॉपुलर हो गए थे और सिनेमा में भी चले गए और सिनेमा करते रंगमंच को सपोर्ट करते थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उस अभिनेता के सामने है जो मंच पर खड़ा होकर टिकट बेच के ऑडियंस को आकर्षित कर अपना रंगदानी करना चाहता है, चालू रखना चाहता है, मेरा चालू रखना चाहता है, स्पॉन्सरशिप के लेवल पर नहीं, स्टेट स्पॉन्सरशिप के लेवल पर नहीं, बड़े बड़े कमर्शियल स्पॉन्सरशिप के लेवल पर नहीं, डोनेशन के लेवल पर नहीं, आम जनता को टिकट बेचकर जो बंगाली थिएटर चल रहा है, जो मराठी थिएटर चल रहा है, तो उसने कुछ नए आयाम खोजे हैं जिसमें कि वो सेंटिमेंटल इमोशनल प्लेन पर इंटेलेक्चुअल प्लेन से हटकर आम जनता के साथ एक संबंध स्थापित कर सके। और ये हमने देखा और हमने देखा कि 12-10 वर्ष काम करके हर हिंदी का हिंदी में दर्शक नहीं जुड़ा सकते, कितने दर्शक बना सकते, 5,000, 7,000, 10,000 कलकत्ता में जैसी जनसंख्या दिल्ली से ज्यादा थी, इतनी राशि जनसंख्या कलकत्ते के 7 करोड़
इस शहर की है उनकी मैं बात की, लेकिन वहां हम दर्शक नहीं गुजार सकते। और बंगला स्टेशन में पहले कुछ शादी व्यवस्था में हो गए, उसके बाद आप यदि शाम बाजार में जाकर उसका उसमें देखें और आप यदि ग्रुप की अगर महिला अकेडमी में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि दोनों की अलग शादी करनी मिलती थी। इसका एक और अनुभव मुझे हुआ जो जरा सा बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। इस शर्मुला को हम तुगलक में डायरेक्ट कर रहे थे, तो शुरू में काफी बातचीत हुई, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि मैं यहाँ की मैं बहुत इंटरेस्टिंग है उस आदमी के वर्किंग का, जरा सा विस्तार में बोल दूँ। उनको ये समझाना कि तुगलक में आप रहने कीजिए बहुत मुश्किल है। हर तक गए कि वही फेस्टिवल करते थे, उन फेस्टिवल में सारे ग्रुप्स के लोग आके एक साथ रहने करते थे, स्टेज बैनर्जी और सब रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता के कंबाइंड नाइट हुआ करते थे। तो कंबाइंड नाइट में आयोजक थे बहु, इससे समुदाय उन्होंने निश्चय कर दिया कि तुगलक साथ नहीं करेंगे और तुगलक उनको हमने कास्ट कर दिया, हमने कर दिया था डायरेक्टर के रूप में। तो उनके साथ 2 महीने तक ये बहस चली कि तुगलक की जो अंतर स्थिति है, इमोशनल स्थिति, वो कैसे काम रहते थे और उसको वो स्वीकार कर पाते हैं या नहीं। आर्गुमेंट डिस्कशन हर बार 5-7 मिनट 10 मिनट बाद मैं आई वॉन्ट बिलीव इन दिस डेवलपमेंट, हाउ कैन यू से दिस, and he was trying to walk out, and I was again that hold of him and make him back and try to explain, argue and make him accept. I could not make him accept as to what today's reaction should be जब वह अजीब कहता है। मैंने तो आपके चरणों पर अवसर किया और हमने कहा कि समुदाय और पूरी चीजें इसके बाद हंसने और हंसने को स्वीकार नहीं कर पाया और नहीं कर पाया तो अभी तक सही नहीं स्टेज पर सारा अर्ले कंसिस्टेंट था, जोरदार था, उस जगह को लेकर था। और नेक्स्ट था कि वो जो एक्सपीरियंस की बात करें, नेक्स्ट स्टेज में वो स्टेज पर खड़े हो जाते थे, बोलते थे कि अच्छा मैं इंडिया में बहुत कर रहा हूँ, इसके बाद आई फील दिस, देन आई गो लुक एट हर, देन आई फील दिस, देन आई डू दिस। उन्होंने सारे इंटरनल ड्राफ्ट को, सारे इमोशनल ड्राफ्ट को इंटरनलाइज कर लेने के बाद डिस्कशन के बाद नाउ दिस इज माय रिएक्शन, इस तरह से सारे इमोशनल ड्राफ्ट को सबसे पहले स्टेज पर खड़े होते तय कर लेते थे। फिर बाद में थर्ड स्टेज में बोलते थे कि ब्लॉकिंग क्या है, तो ब्लॉकिंग कर लेते थे हम। और उसके बाद वो आदमी उस समय की साधिकता चाहता था 6 घंटे 7 घंटे रोज हम करते थे, वो खड़े रहते उसके बाद नेक्स्ट डे आ गए थे तो अपनी भाषा में सारा डायलॉग, कोई एक थॉट, एक लाइन वेस्ट नहीं होती थी, भाषा में गलत शब्दों में रेट था। क्यों? उन्होंने सारे जो भाव है उसके पीछे एक के बाद एक आ रहे हैं, विचारों का तात्पर्य है, उसको उन्होंने मास्टर कर लिया। एंड थर्ड डे बिलीव इट और नॉट, there was not a single word which was additional theater, एक additional theater की सारी है। ये अर्बन थिएटर और रूरल थिएटर या सेमी अर्बन थिएटर, इन सब में डिफरेंट। आज हिंदी का अभिनेता नेशनल स्कूल है, नेशनल स्कूल में जैसा कि कहा कि बहुत से अभिनेता, बहुत सारे अभिनेता हिंदी अभिनय की शुद्धता के बारे में बात की, जैसे कि लैंग्वेज के बारे में बात की, बहुत महान बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हिंदी कौन सी, कौन सा हिंदी बारे में? आज सारे प्रदेशों में लोग हिंदी बोलते रहते, बंगाल में लोग हिंदी बोलते रहते, बंगाल में लोग हिंदी समझते रहे। आज बंगाल में सीधे आपके सामने आया है, उसमें अच्छे अभिनेता है, वो सब हिंदी बोल रहे हैं,
कलर की हिंदी बोल रहे हैं। तो ये भी प्रश्न सामने उठता है कि हिंदी की बात है, बंगला हिंदी की, बंगला हिंदी की, बिहारी हिंदी की, कन्नड़ा हिंदी की, या यूपी की हिंदी की, या जैसे वैसे बताया कि कानपुर की हिंदी की या लखनऊ की हिंदी। ये कुछ प्रश्न है जो आपके सामने है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं काफी समय पहले देखता हूँ। नवल जो डिस्कशन से जो बोलना चाहेंगे। ये आदमी की है, हम आप सुबह के बारे में बोल सकते हैं, इस बारे में भी बोल सकते हैं, और सुबह का डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जानेंगे कि अब समय अपने पास 15 मिनट है, मैंने सारा समय नहीं दिया, अधिक समय नहीं है। अगर इसमें भी तो बोलेंगे हाँ नहीं बोलेंगे। मैं जो प्रश्नावली विषय पर है जब वो आधार होता है चर्चा का 24 जून होता है, उसका जो चौथा 5वां प्रश्न है उसी पर कुछ बोलूंगा। एक निदेशक के जब तक खेल के नाम एक सवाल है कर्मक्रम में हमें उत्तर कुछ घबराए हुए, लेकिन अगर आप देखिए तो ये सिर्फ सिक्योर पिछले 30 साल में जो भी हमने कर्म है किसी भी देश का नया है, छोटी नया है, सार्थक है, और वो इतनी लगता खेत है निदेशक का। और यहाँ तक कैबिनेट यूनिवर्सिटी ने 3 श्रेणी निकाली है, कैरेक्टर परस्पेक्टिव, कैरेक्टर डायरेक्शन, कैरेक्टर। तो अगर आपको ग्राउंड स्केल केवल बारे में समझना है तो रूसिया या मुस्लिम या उनके काम को बदल देखे नहीं कर सकते, मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब उनके कौन कहा गया, बल्कि हिंदी में एक संवाद की भी कथा शब्द का प्रयोग हुआ है, निदेशक की घोषणा। मैं समझता हूँ कि दुनिया के है, मैं हमारे एक आदमी प्रदर्शन शैली का एक परिचय हो गया। हमारा जो आदमी कलोनियल सेक्टर कल्चर का प्रॉब्लम है, उससे मुक्त मिली है पिछले 20-25 वर्षों में, और उसमें निर्देशक हो रहा था, लेकिन उस निर्देशक के हाथ में के द्वारा अमेरिका की बहुत सी हुई है। अमेरिका को जाते हैं कि पिछले 100-150 वर्ष का अमेरिका दिखाना है मुझे लगता है कि सारी चर्चा में हम लगाते अपनी शब्दावली का प्रयोग करें। दिल्ली की कैरेक्टर, these are alien concepts to our tradition, and there are questions and they are very to be challenged in the second decade of this century. डायलॉग में तो 14 मिनट शब्द पूरा किया किसी के प्रेरित होकर के, ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे लोग 18 मिनट तक के जनवर and this is ज्यादा होगी and the prescription जनवर राजनीति and British because it's value not theatre. हमारे यहाँ पर मध्य विद्यालय किया या रतन में प्रयोग किया 10 साल पहले, तभी यही कहा नामी अभिनेताओं देश को किया सकता है। तो ये जो है मुझे लगता है कि उन्हें अपनी शब्दावली जो है आरोपी के लिए एक शताब्दी से कम की, उसे बदलने के लिए हम अभिनेता की कला की चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा पहले करके लिए कोई चर्चा नहीं अभिनेता कला बातों के साथ उसमें दर्शक संपत्ति हमारा ये भारत से लेकर के 16वीं शताब्दी में इस मार्च तक दुनिया के वर्ष जो मुक्त सौदा
हमारे यहाँ चिंतन का वो है अभिनेता और पात्र का सम्मान, अभिनेता और दर्शक का सम्मान। What Bharata has said is that first to the key idea in concept, performer as puppeteer, perform the character as puppet. But we cannot make the understanding that the most theatrical delight in being is take as a spectator and not as a performer. Therefore, we have to analyze psychological reason की बात है, इसमें अभिनेता की कला को शुरू कर दिया, describe all the possibilities, potentiality of the performance. तो इसके साथ ही साथ जो शिक्षा लेकिन मैंने सुनाया है कि पूरे भारतीय रंगमंच का नेता जो है वो स्टेट या जेम्स और उसकी पूरी है बिना कि उसको अपनी मेरे की शक्ति का करुणा दे जब हम तत्वी की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एक्टर की, अभिनेता की कला की, सारे डिस्कशन में प्रवक्ताओं के प्रयोग में और शास्त्री चर्चा में सारा चर्चा है, इसमें उपस्थित है दर्शक। ये दर्शक हम अगर मनोहर जी को सुन रहे थे और जी को सुन रहे थे, हम ही छोटे नाटककार है और अभिनय करते हैं। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और हम चाहते हैं सब मनोहर जी बताएं कि जब ये अपने एक्टिंग की तैयारी करते हैं, अपने फिर चलती है, तब को एक्टर के साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और को एक्टर से कैसा बर्ताव चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनके कैरेक्टर बनाने में आए, अगर बहुत बता अभी बात करेंगे। इसलिए 2 मिनट अगर मैं अपनी बात अभिनेता और दर्शक की बात करी, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं अभिनेता और नाटककार के बीच का जो सेतु होता है उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि दूर पर एक अपना नाटककार की मस्तिष्क या मन से आती है। तो जहाँ जब दर्शक प्रस्तुत करते हैं या अभिनेता प्रस्तुत करते हैं, नाटककार को इतना इग्नोर नहीं करते हैं। आज कहीं भी उसकी चर्चा है, आज चर्चा मुझे बहुत कम है, जबकि परियोजना हमारी है नाटककार में। आपके भाषा का प्रश्न उत्तर बहुत खास है, आयोजन केवल करने का बात करने पर होता है कि आयोजन होगा, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये कहना चाहती थी कि हमें इस बात को तो निसंकोच मान लेना चाहिए कि हिंदी रंगमंच में वस्तुता अभिनय जैसी, अभिनय के सिद्धांतों जैसी या अभिनय कला के कोई हम मानदंड तय कर सकें या बता सकें, या अभिनेता के व्यक्तित्व पर और उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर क्या दिया, रंगमंच के अभिनय को क्या दिया, पर हम बात कर सकें। ये स्थिति तो वाकई पिछले 30-40 वर्षों से नहीं रहा है, जिसके कारणों पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग बातें की, और ये बात नहीं है कि उसका कोई भी एक सोशल कारण या कोई भी एक प्रैक्टिकल कारण हम नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदी रंगमंच की स्थिति इतनी कॉम्प्लेक्स रही है और जैसा कि सभी ने कहा, इसमें प्रयोग बनी रही है कि लगातार
दौरान हमारी जो कोशिश रही वो एक्टिंग के पक्ष में भी एक कोई दिशा तलाशने की, लगातार क्रिएटिव प्रयोग करने की, संभावनाओं की तलाश करने की। इसलिए ये मानते हुए कि एक्टर के लिए एक्टिंग जो है वो एक क्रिएटिव आर्ट है, और क्रिएटिव आर्ट जहाँ अनुशासन बनाता है वहाँ वो अनुशासन से छूट नहीं लेता है, और साथ ही साथ वो आने वाली नई संभावनाओं की तलाश प्रतिक्षण करता है। जैसा कि मनोहर जी के उत्तराधिकारी की बातचीत से तुम्हें साफ जाहिर हुआ कि नाटक करते करते ही अभिनेता जो है बहुत कुछ क्रिएट कर लेता है, और हर क्षण हर शो में जो संभावनाएं उसके सामने मौजूद रहती हैं। लेकिन जैसा कि बार बार उभरता रहा है कि इतनी देर बेसिक नहीं आ पाई कि हम अभिनेता के नाम से या उसके व्यक्तित्व से किसी नाटक के प्रदर्शन के प्रति आकृष्ट हो, और ये बड़ी बात है। और यहाँ ये सोचता है कि वाकई ये केवल अभिनेता और उसके आसपास के कारण ही इससे बन रहा है, या हमारे हिंदी रंगमंच के साथ जुड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं वे भी इसके प्रति जिम्मेदार है। मैं समझते सारी चीजें मिलकर जिम्मेदार है। तो आज ये बहुत सुखद स्थिति है कि हम दो अभिनेताओं के वक्तव्यों को सुनने के बाद और बातचीत कर रहे हैं, और उन बातचीत के भीतर से जो बातें निकल कर आएंगी, मैंने महसूस किया कि दोनों ही एक्टर्स ने जो बात की, अवसर जी ने जो बात की, वो उन्हीं इस बात को जाहिर कर रही थी कि पहली बार आयोजन हो रहा है, वैसा खुद नहीं सोच पा रहा है कि अब तक वो दूसरों के शब्द बोलता था मंच पर, और वो आप चुने हुए दर्शकों के सामने और ऐसे दर्शकों के सामने जो बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो क्या बोले। तो बहुत अनौपचारिक ढंग से जो बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं, और खासतौर से अशोक जी ने शुरू में बहुत सारे प्रश्न उठाए थे जो इस कागज पर लिखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि डिटेल में उन सारे प्रश्नों पर हम कोई भी बातचीत कर पाए हैं। ज्यादातर बातचीत उससे बहुत हटकर हुई है, और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इधर उधर ढंग से होती रही है। मुझे लगता है कि उन सारे प्रश्नों पर बहुत डिटेल ढंग से बहुत दूर तक आगे सोचने की जरूरत है, और आज सोचने की बहुत बड़ी सफलता होगी अगर हम उन प्रश्नों पर लगातार विचार करें, बहस करें, और एक बड़ा कोई आलेख, कोई ऐसी चीज तैयार करें। और साथ ही साथ मेरे सुझाव के मुद्दे में कहना चाहूंगी कि इस गोष्ठी का एक बहुत बड़ा पसंद होगा इसलिए आयोजन का, अगर मनोहर जी और उत्तरा जी के टोटल व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण को लेकर और उस बहाने हिंदी रंगमंच के अपने सिद्धांतों को लेकर कोई ऐसी पुस्तक भी साथ ही साथ तैयार होती चले, जो एक लगभग प्रतिष्ठान का एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है ऐसी योजना में उनके मूवमेंट में या उनकी डायलॉग डिलीवरी में तो थोड़े से वो म्यूजिक, वो पोएट्री का टच जो डायरेक्टर का बेहद जरूरी हिस्सा है, अगर नहीं था तो वो संगीत क्यों था। और ये भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि इधर से क्यों नहीं था, तो वो तो बात नहीं है, लेकिन संगीत तो खाओ और संगीत को स्वयं जाते हैं। तो जो इस तरह की तटस्थता थी टोटल उसमें, तो मेरी इच्छा हुई कि क्या वो एक एक्टर के रूप में एक कॉन्शियस ढंग से किया गया उनका अपना सहयोग था, या वो कहीं कोई दूसरा कारण था जिस वजह से ऐसा जवाब दे रहा नहीं लगे और तो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं लंच के पहले वाले सेशन के बारे में एक मिनट देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि एक्टिंग के बारे में इतने समय में इतनी अच्छी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। बहुत ईमानदारी से, बहुत मॉडेस्टली मनोहर जी ने और उत्तरा जी ने अपने एक्सपीरियंस बताए, अपनी ग्रोथ बताई, और उनका जो एनालिसिस पेपर किया गया दोनों पेपर में, अनुराधा जी ने और हमारे जी ने, मुझे मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगली डिस्कशन के बाद में एक दूसरा पॉइंट मुझे सूझा, एक्टर ने हीरो का रोल करना है तो साथ में विलेन का रोल भी करना है, उसका तो सेक्स भी फिक्स नहीं, मनोहर जी चाहे और करियर भी अच्छा कर सकते हैं। फिर बात कहेंगे आज के संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी डिस्कशन दिखा जाया करती है मनोहर जी का और उत्तरा जी का। मैं और भी जगह आई हूं तो कुछ एक डायरेक्टर होते हुए भी
उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और सारा करियर बनाया। थैंक यू। और कुछ Sir, I've just got a question for the first session, and this is directed to the director Amar Alanda. One phrase she used, that in the process of the director she found the director becomes the actor's eye, and that's a very, very important statement. I'd like to ask her, does this function of the director vis-a-vis the actor require two things? One is the harmony between the actor and the director, and the other is that is it a new development in the Hindi Rangamanch, or is it the professional continuity of the tradition of director and actor's relationship in the theatre? I think that you can answer this. You can all answer all the questions, but this question you can answer. But you have to be very short about it. Which is never very short. Well, I think it really depends from actor to actor and working with different actors. I think that a director's job is always to be an outside eye. But I think some actors expect a different kind of response from a director. Manohar certainly wants the director to be his eye. Normally a director is her own eye or his own eye, looking at the overall picture. But Manohar as an actor wants you to look at him and talk about his medium, not just the overall picture which you are trying to portray. So in working with Manohar, I always found that it was very personal things about his character that he wanted to know. He wanted to very specifically know where his hand should be. He was not asking me where should he put his hand. He put forward the alternative which he wanted and asked for a suggestion, because Manohar is always extremely conscious, as I said in my paper, of the visual picture he makes on the stage, the image he projects on the stage. Because he knows that that image is going to be 90% of his role. This is what I think of his performance, of his process. He works on his role totally visually. I have not mentioned, my paper actually is a little longer than what I read this morning. So if you get that paper, I have gone into this subject a little more in detail. Manohar looks at a lot of photographs when he is doing a play. He asks for a lot of visual material. So when you give him some photographs, in those photographs he is really looking for postures and gestures. For example, in Himmat Mai, of an old woman, how will she sit? Where will her hands be? He looks at the position of the feet. In this case, he looked at a lot of pictures of Bal Gandharva. We got all the pictures of Bal Gandharva, and since we had there an example of a man playing a woman in all his roles, Manohar was very carefully looking at Bal Gandharva's feet. The way he placed his feet, Bal Gandharva always placed his feet and his toes slightly inward when he was wearing that saree. भाषा के विरोध से अभिनय की क्वालिटी को लेने समझने की कोई फर्क पड़ता है। उसके बाद यहाँ तक हिंदी के रंगमंच के क्षेत्र की बात है, वो भी हमारे देश में स्थिति है कि क्षेत्रीय तौर पर ज़्यादा है, राष्ट्रीय रंगमंच के रूप में विकास हो ही नहीं पाया। चाहे देश की मार्केट की बात कर रहे हैं या और लोग करते हैं, कलकत्ता का जो भी रंगमंच अलग है, तो मुंबई का रंगमंच अलग है, दिल्ली का अलग है, जो दिल्ली में मूल देश अलग ढंग से करते हैं, तो पंजाब का अलग है। तो हम उसको की बात हम कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र समझते थे की बात के बारे में नहीं बोले, उनके नाम पर दर्शक लेकर नहीं आते नाटक, ये बात बिल्कुल सड़क पर गलत है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वही शुक्र जब नाटक करते थे या भगत सिंह जब नाटक करते थे, सुरेखा सीखनी करते हैं या आजकल चुनाव के रूप में जो उपरा करते रहे हैं और खटाखट करते रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी अच्छे अभिनेता नाटक करते हैं तो दर्शक हमेशा नाटक देखें। Actors are not created out of thin air, nor do they have their own funds to continue acting. So if
we have to develop acting styles of actors. We must find an audience which pays. Unfortunately, the culture in Delhi is such that people do not want to pay for seeing plays or looking at productions. They want to be invited. And I would like to make the statement that they should consider it a privilege to pay and come and see a performance. Because when they do that, they are supporting an actor. Yes. What I was speaking on into my mind this morning, I wrote it down. I saw so many. सुबह से मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आई सीरीज के दौरान, तब मैंने लिखा कि दो अलग अलग चीजें हैं। अभी जैसे नेता ने कहा, इमीडिएटली मैं चीज से बताऊंगा कि एक्टर के लिए पैसे की जरूरत होती है, केवल के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे देने वाले पैसे दे करके थिएटर देखने वाले दर्शक शहरों में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ श्याम नदी जी ने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि कैसे यात्रा के एक्टरों को 50,000 55,000 रुपया महीना दिया जाता है। तो सोचने की बात ये है कि क्या ये कमी दर्शकों में है या हम जो थिएटर कर रहे हैं कुछ उसमें है? क्योंकि थिएटर में ये कई बार कह चुका हूँ, ये बात तो मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों पहले जी ऐसे सुना भी होगा। तो थिएटर सिर्फ आर्ट फॉर्म नहीं है। The mistake that we make most of the time is continue to treat it merely as an art form. It's also a social institution, and much of the artistic as well as other vitality of this art form in the social institution derives precisely from ability to connect with the community or the people that it deals with. Now, this traditional theatre, for example, the popular theatre, theatra, tamasha, और नाचा शैली के थिएटर इन सभी तरह विलेजेस, ये आम लोगों में रह के वहीं पे होते हैं, उनके कल्चरल ट्रेडिशन को आर्टिकुलेट करते हैं, उनके जो शेयर लिव एक्सपीरियंसेस हैं उनसे उनको कन्फ्रंट करवाते हैं, और जिस वजह से उनके फायदा होती है और लोग आपकी हजारों की तादाद में आते हैं लोग नाटक देखते हैं। हमारे नाटकों में हम बुलाते रहते हैं वो आते हैं। कई वजह उसकी एक ये है कि ये बहुत ही हमारे थिएटर को पब्लिक दिल्ली जैसा शहर है, the so-called community of theatre goers is not a community, it's a collection of all individuals living in so many different parts and places and areas of Delhi. और वो ये है कि एक्चुअली बहुत अच्छी बात थी कि आज हमने हेलो मेरा था मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात थी आज के एक्टिंग के संबंध में ये सेमिनार हुआ, और ये कोशिश की गई कि हम जब थिएटर विजिट करते हैं तो अभिनेता को या एक्टर को हम हमेशा भूल जाते हैं। ये पहली कोशिश थी कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर हमारा जो एक्टर है वो थिएटर में या मंच पर क्या भूमिका निभाता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक फाइन आर्ट्स को, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, थिएटर है, इनको अप्रिशिएट करने की ग्रामर नहीं बना सकते। या हमारे यहाँ मसलन पोइट्री में होता है कि पोइट्री की ग्रामर तो है, तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, मगर हम फिक्शन को नहीं समझ पाते, और फिक्शन पर जब हम बहस करते हैं तो पोइट्री की लैंग्वेज के हवाले से करते हैं। थिएटर में भी मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट पर बहस होती है, डायरेक्शन पर बहस होती है, सेट पर बात करते हैं, लेकिन एक्टर के बारे में बातचीत नहीं होती। मेरा ख्याल ये है कि हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि हम वो भाषा, वो वोकैबुलरी और वो क्रिटिसिज्म की वो ग्रामर, वो मुहावरा तनकीद का नहीं बना सकते जिससे हम किसी भी अभिनेता को या एक्टर को या उसकी अदाकारी को परख सकते, जान सकते। बस ये बता सके, जैसे अमान ने इतना बहुत अच्छा एनालिसिस मनोहर सिंह की इनर पर्सनालिटी का किया। आमतौर से जो हमारे यहाँ लोग कॉलम लिखते हैं वो इस पहलू पर बात नहीं है। हिम्मत भाई मैंने भी देखा, और इस बात पर बहुत कम लोगों ने बात की कि किस हद तक
मनोहर सिंह अपने उस इमेज को, जो एक्टर का इमेज था, एक फीमेल कैरेक्टर अदा करने में किस हद तक वो अपने उस इमेज को तोड़ पाए, क्या उन इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने में उनके यहाँ ये गलत थी तो वो अपने अंदर के एक्टर के एक्सपेंशन को तलाश करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि वो एक फीमेल कैरेक्टर किस हद तक उसकी साइकी को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, या ये तो उनका अपना एक इमेज जो बना हुआ था उसको तोड़ने की उन्होंने कोई कोशिश की थी। ये तमाम सवाल थे पर जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किए हैं या रिव्यू किए हैं उनमें इन तमाम बातों को किसी ने नहीं छोड़ा। मिसाल के तौर पर उमराव में उत्तरा ने काम, आप जानते हैं कि वो लास्ट पीरियड है उमराव का, लेकिन उमराव के साथ एक ग्लैमर जो हुआ था, एक कवायद का, और एक ऐसी कवायद का जो बहुत खूबसूरत हो सकती है और जो बहुत हसीन हो सकती है, नाचती है, गाती है, लेकिन उत्तरा को जो किरदार दिया गया वो डेफिनेटली ग्लैमर से बिल्कुल बहुत छोटी में एक बार साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ एक स्टेटमेंट अभी हुई है, वर्षों के दर्शक नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल गुणात्मक है और गलत है कि दर्शक नहीं है, दर्शक है, लेकिन वो स्थितियां नहीं है जहाँ आप लगातार सस्ते रूप में सस्ती नाटक करते चले जाए, और शुरू में उस स्थिति को बनाने के लिए मेरे ख्याल से जो जरूरी है कि कंटिन्यूसली थिएटर हो, काफी ज्यादा हो, एक बहुत सारे शोज हो, उसमें दर्शक हैं, अगर अच्छा थिएटर आप करेंगे और थिएटर में जब विचार होगा, मैं सोचता हूँ कल का नाटक ऐसा था, लेकिन इसे बार बार सुना जाए तो इसे बहुत शोज हो सकते हैं। और एक ही नाटक नहीं, मैं कई ऐसे नाटक देखे हैं जिन बड़े हत्या हुई है, उनको दबाव कर गए, किसी तरह से उनको नहीं है। I think the conditions have been created where it is impossible to sell tickets. हम एक एक्सपेक्टेशन पूछ कर रहते हैं, प्रेस की बड़े की उनको गाइड करती जर्नलिस्ट, ये सब ये बीच के एंटरटेनमेंट कोर्सेज हैं, इनको अगर हम काट सके और दर्शक के साथ सीधा संबंध बना सके तो दर्शक मौजूद है। एक और छोटी सी बात मैं इसके साथ ये करना चाहूंगा कि वो हालात वो पैदा करने चाहिए, वो ये कोशिश यहाँ बेहतर हो सकता है जहाँ पर एक चलने वाले नाटक की पोटेंशियली की देखकर, यानी यहाँ तक कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बच्चों कंपनी को भी बाहरी हालात की वजह से कई बार एक अच्छे चलते हुए नाटक को रोक करना पड़ता है, जिनसे और करना शुरू करता है, उसके आगे बड़े व्यक्तियों जो शुरू होने लगते हैं, उस वक्त उसमें बीच में कोर्सेज हो, इस कम्युनिकेशन के बीच एक्टर और स्पेक्टेटर के बीच वो सोचता है। और जो कहते दर्शन है, जैसे कि मतलब हमारे भाई ने वहां कहा, नागरिका का उनका कि ये एक सोशल मीडियम है, और ये असल में उससे भी ज्यादा चीज है, और कौन जो है सोशल मीडियम की है बड़ा कॉम्प्लेक्स रिवर्स किया था, तो जो जवाब है वो सोशल मीडिया इसकी वो दर्शक की तरफ से ज्यादा है, और दर्शक हमें सस्ता नहीं करता। ये भी एक बात पसंद भी आ रही है, दर्शक आपको सस्ता नहीं करता, दर्शक से आपका संवाद आप कैसा बना ये आप पर भी निर्भर करता है, दर्शक पर भी निर्भर करता है। दर्शक में दो गुण, दर्शक को एक सस्ते ढंग से खींचा जा सकता है और आप अपनी कंडीशन पर भी उसे खींच सकते हैं, बशर्ते कि आप कहने की सलाहियत और दो सवाल जो उससे किए गए उनका जवाब देना चाहूंगा। को एक्टर के साथ से क्या अपेक्षा रहती है मेरी, मैं को एक्टर से कोई अपेक्षा नहीं करता, बल्कि यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कितना दे सकता हूँ। इसकी वजह शायद ये भी कहीं एक ट्रेनिंग
मैं ही शायद ऐसा था, मेरे गुरु बरकाई साहब, उन्होंने शायद मुझे ऐसे ट्रेन किया कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ एक्टर को कि वो इस तरह से कंफर्टेबल हो सके, चाहे वो मूव है या परस्पर टच करना है, एक्टर को गिराना है, साथ ले जाना है। क्योंकि अगर आपका कोई एक्टर कंफर्टेबल नहीं है तो आप भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं किसी तरह की अपेक्षा किए बिना इस तरह से काम करता हूँ को एक्टर के साथ कि मैं उसे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले ब्रॉडली बाहर से एक ढांचा अपने रोल का बनाता हूँ और उसी ढांचे बनाने में मैं ये भी जज कर देता हूँ कि वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, एक्टर है, वो किस तरह से काम कर रहा है ताकि मैं मेरा उसके साथ ठीक ठाक बन सके। और सिर्फ एक्टरिंग नहीं है वहां पर, तो उसके साथ और जुड़ी चीजें हैं, सेट है, कॉस्ट्यूम्स हैं, एक्टर का रिलेशनशिप उसके साथ मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई कॉस्ट्यूम दी जाती है जो बहुत भारी है, आपके साइज से बहुत बड़ी है। अब आप उसको नकार भी सकते हैं, लेकिन एक दूसरा एटीट्यूड ये हो सकता है कि जो भी है उसको इस्तेमाल करना या प्रॉपर्टी है वो आपको हो सकता है पसंद ना हो, किसी एक्टर को चेंज करना चाहे कि नहीं मुझे छोटा छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा एटीट्यूड ये रहता, एक तो पहली बात ये है कि मैं डायरेक्टर जिस तरह से कंसीव करता है प्ले को मैं कभी अच्छा तो नहीं, तो वही मैं कहना चाहता था कि इट इज नॉट ओनली दी एक्टर बट दी सेट, कॉस्ट्यूम, द प्रॉपर्टी that you make relationship with those things rather than expect something from the other actor. हमारे हम कहीं किसी के घर में डिराइव करते तो उन्होंने कहा दूसरे मुझे क्या मदद करें, तो मैंने कहा कि कुछ कर देंगी मुझको, फिक्स करेगी। उन्होंने कहा मदद कर करे तो बात करे इसके बारे तो मैं तो हंसा, मुझे मजाक लगा, तो मैंने कहा बिल्कुल एक्साइटेड जो। तो इसी तरह से जब बीतते गए साल या 1.5 साल के बाद वो वाकई ये मुझसे करवाना चाहती थी, वो जब मुझसे फिर करवाना चाहती थी रोल, उसका जवाब ये ज्यादा अच्छी तरह से दे सकती हैं। मुझे तो सिर्फ जैसे मैंने समझ पाया इनकी बात तो ये थी कि शायद इनको लगा जिस तरह से उन्होंने प्ले को कंसीव किया कि मर्द से मैं ये रोल करवाऊंगी ताकि इसकी जो इस कैरेक्टर की जो मर्द वाली क्वालिटीज हैं इस कैरेक्टर में वो आसानी से संदर्भ में अभिनेता और अभिनय पर दृष्टि और विचार परिमित करने का जो यत्न किया था वो अब यहाँ संपन्न हो गया है।